हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों ऊष्मा और ताप के संबंध में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम लोगों ने चर्चा किया था। न्यूटन का शीतलन नियम क्या है कि नहीं। और न्यूटन के शीतलन के नियम के बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा किया था बच्चों, और उसके संबंध में हम लोगों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्टर पर भी हम लोगों ने ज्ञान हासिल किया था। तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे बच्चों, और एक नया टॉपिक्स जिसको हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो आप लोग अपने साथ कॉपी कलम को लेकर के बैठेंगे बच्चों, ताकि मैं यहाँ जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट बातें होंगी उसको आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, है ना। तो वैसे बच्चे जो हमारे आज की क्लास में नए हैं, सबसे पहले उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन बटन को ऑन करेंगे, ताकि मैं यहाँ जो भी तरह के वीडियो बनाऊँगा वो आप तक आसानी तक, है ना, और सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए हम लोग बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं बच्चों। तो गुप्त ऊष्मा को जानने से पहले आपको दो तीन टर्म है बच्चों, उसके बारे में आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि गलनांक किसको कहते हैं, है ना, जमनांक किसको कहते हैं, क्वथनांक किसको कहते हैं, और है ना द्रवीकरणांक किसको कहा जाता है। इन सभी बातों पर आप पहले चर्चा कर लेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों, और देखते हैं हम लोग कि द्रव्यनांक किसको हम लोग कहते हैं बच्चों। पहले यहाँ देखिए द्रव्यनांक क्या होता है। द्रव्यनांक है कि नहीं। देखिए सब यहाँ पर जितनी भी बातें हम लोग कर रहे हैं सब वायुमंडलीय दाब पर भी ही हो रहा है ना। तो हम लोग अपने ही परिवेश, मतलब धरती के ही सापेक्ष जो होती है, सबको हम लोग यहाँ पर परिभाषित करेंगे, है ना। द्रव्यनांक क्या होता है, देखिए कि है ना, हम लोग के ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, हम लोग यही वायुमंडलीय दाब पर जब कोई वस्तु, है ना, या जब कोई ठोस किस में बदलता है, द्रव्य में परिणत होता है, तो उस अधिकतम, मतलब क्या कहते हैं, है ना, ताप को हम लोग द्रव्यनांक कहा जाता है। देखिए हम लोग यहाँ पर कहें कि देखिए वायुमंडलीय दाब के अधीन, बात को समझिएगा कि वायुमंडलीय दाब के अधीन, वायुमंडलीय दाब के अधीन जब कोई ठोस, वायुमंडलीय दाब के अधीन जब कोई ठोस द्रव्य में परिणत होता है कि नहीं, द्रव्य में परिणत होता है या बदलता है, द्रव्य में परिणत होता है, द्रव्य में परिणत होता है कि नहीं। जब वायुमंडलीय दाब के अधीन जब कोई ठोस द्रव्य में परिणत होता है, तो उस न्यूनतम ताप को, है ना, उस न्यूनतम ताप को उस ठोस का द्रव्यनांक कहा जाता है ना, द्रव्यनांक कहा जाता है, द्रव्यनांक कहा जाता है कि नहीं। तो आप लोग यहाँ पर जानते हैं बच्चों कि द्रव्यनांक, क्वथनांक, जमनांक, है कि नहीं, ये सारी फैक्टर जो होती है वो दाब पर निर्भर करती है कि नहीं। इसका टॉपिक्स, इस पे चर्चा हम लोग आगे के क्लास में करेंगे बच्चों कि किस प्रकार वो दाब के साथ परिवर्तित होती है ना। तो आप लोग यहाँ पर यही जानिए कि वायुमंडलीय यदि दाब बदलती है ना, तो ठोस का द्रव्यनांक, क्वथनांक, जमनांक, ये सब जितनी भी तरह की बातें होती है सब बदल जाती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि अपने ही पृथ्वी के सापेक्ष जो होती है सभी पदार्थ का द्रव्यनांक, क्वथनांक का हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए पृथ्वी के ही वायुमंडलीय दाब के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो वायुमंडलीय दाब के अधीन सभी बात में लिखें। तो ये हो गया मेरा क्या, द्रव्यनांक। एक आता है बच्चों जमनांक, एक क्या आता है, जमनांक। जमनांक किसको कहा जाता है, तो इसमें भी देखिए कि वायुमंडलीय दाब के अधीन, बात को समझिएगा कि वायुमंडलीय दाब के अधीन, है कि नहीं, वायुमंडलीय दाब के अधीन जब कोई द्रव्य, है ना, जब कोई द्रव्य ठोस में परिणत होता है, द्रव्य ठोस में बदलता है, ठोस में परिणत होता है, ठोस में परिणत होता है, तो उस न्यूनतम ताप को, उस द्रव्य का, है कि नहीं, उस द्रव्य का जमनांक कहा जाता है, जमनांक कहा जाता है, जमनांक कहा जाता है।
बात समझे। जैसे कि पानी का जमनांक क्या है, आप जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि पानी को जब 0 डिग्री सेल्सियस तापमान तक उसको पहुंचाया जाता है तो वो किस में बदल जाता है, बर्फ़ में बदल जाता है, और बर्फ़ क्या है, ठोस है ना। इसी प्रकार आता है क्वथनांक। देखिए यहाँ पर क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक देखिए वायुमंडलीय दाब के अधीन, देखिए वायुमंडलीय दाब के अधीन, वायुमंडलीय दाब के अधीन है ना, जब कोई द्रव्य उबलना शुरू हो जाता है, मतलब बॉयल करना शुरू हो जाता है, इसको बॉइलिंग पॉइंट्स भी कहा जाता है कि नहीं, उबलना शुरू हो जाता है ना, या उबलने लगता है, उबलना शुरू हो जाता है, उबलना शुरू हो जाता है कि नहीं, तो उस न्यूनतम ताप को, है कि नहीं, उस न्यूनतम ताप को उस द्रव्य का, है ना, उस द्रव्य का क्या कहा जाता है, क्वथनांक कहते हैं। उस न्यूनतम ताप को उस द्रव्य का क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। बात समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को। उसके बाद एक होता है, जैसे द्रव्यनांक हो गया, जमनांक हो गया, क्वथनांक हो गया, है कि नहीं। उसी प्रकार होता है, एक होता है द्रवीकरणांक, द्रवीकरणांक, है कि नहीं। देखिए वायुमंडलीय दाब के अधीन, देखिए यहाँ पर वायुमंडलीय दाब के अधीन, है ना, वायुमंडलीय दाब के अधीन, देखिए जब कोई वाष्प, है कि नहीं, जब कोई वाष्प द्रव्य में परिणत होता है, वाष्प द्रव्य में बदलता है ना, वाष्प द्रव्य में परिणत होता है, द्रव्य में परिणत होता है, तो उस न्यूनतम ताप को, है ना, तो उस न्यूनतम ताप को, उस न्यूनतम ताप को उस वाष्प का, है ना, उस वाष्प का द्रवीकरणांक कहा जाता है, द्रवीकरणांक कहा जाता है, द्रवीकरणांक कहा जाता है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि द्रव्यनांक किसको कहते हैं बच्चों। फिर से समझने का प्रयास करेंगे कि द्रव्यनांक क्या होता है, कि वायुमंडलीय दाब के अधीन जब कोई ठोस द्रव्य में परिणत होता है ना, कोई भी द्रव्य, जैसे कि हम लोग आप बर्फ़ और पानी के बारे में ही उदाहरण ज़्यादा लेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई ठोस को, जब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कि हम लोग उसको गर्म करते हैं, है कि नहीं, जब उसको ऊष्मा दी जाती है कि नहीं, उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है ना, तो वो क्या होता है, ठोस द्रव्य में परिणत हो जाता है। तो एक न्यूनतम टेम्परेचर होगा ना कोई तो एक टेम्परेचर होगा जिस पर मतलब ठोस जो होती है जाकर के द्रव्य में परिणत मतलब बदलना शुरू हो जाती है। इसी प्रकार होता है जमनांक। जमनांक क्या होता है कि कोई भी, है ना, जब द्रव्य, कोई भी जब द्रव्य होता है कि नहीं, और उसका टेम्परेचर को जब आप बाहर निकालते जाते हैं, है कि नहीं, और अंततः क्या होता है, एक न्यूनतम टेम्परेचर पे जब आता है, एक मिनिमम टेम्परेचर उसको जब प्राप्त हो जाता है, तब वो क्या होता है कि द्रव्य जो होती है ठोस में बदल जाती है। तो वो जो टेम्परेचर है उस द्रव्य का जमनांक कहलाता है। क्वथनांक क्या होता है कि जब कोई द्रव्य उबलना शुरू हो जाता है, कोई भी आप द्रव्य ले लीजिए, जैसे पानी ही हम लेते हैं कि जब उसको हम लोग चढ़ा देते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वो क्या होता है, उबलना शुरू हो जाता है ना। तो वहाँ पर क्या हो गया, पानी इसका क्वथनांक होगा। और द्रवीकरणांक क्या होता है, द्रवीकरणांक क्या होता है कि जब कोई वाष्प होता है कि नहीं, वाष्प आप समझते हैं, भाप, जैसे पानी का भाप, तो पानी का भाप जो होती है वो देखिएगा कि बॉयल होने के बाद, है ना, पानी क्या होता है, भाप में परिणत हो जाती है। तो अब वो उससे टेम्परेचर को यदि आप बाहर निकालिएगा तो वो क्या होती है, धीरे धीरे द्रव्य के बूंद में बदलना शुरू हो जाती है या द्रव्य में बदलना शुरू हो जाती है। तो एक न्यूनतम टेम्परेचर होगा कि पानी कितना, भाप का टेम्परेचर को कितना घटाया जाए जब वो द्रव्य में परिणत हो जाती है, तो उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यनांक। तो यहाँ पर इन सभी बातों से आप यहाँ पर एक बात को समझने का प्रयास करेंगे कि द्रव्यनांक की घटना में क्या होता है कि नहीं। द्रव्यनांक जो होता है कि नहीं, जब वस्तु का जब द्रवीकरण होता है कि नहीं, उस समय क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले बात याद रखिएगा कि ठोस जो होता है कि नहीं, ठोस को ऊष्मा देते हैं, ठोस को ऊष्मा देने पर, ठोस को ऊष्मा देने पर किस में बदलता है, ये द्रव्य में बदलता है। बात समझ में आ गया, ठोस को जब ऊष्मा देंगे तो यह द्रव्य में बदल जाएगा। और जमनांक की घटना में क्या होती है,
है कि नहीं, कि क्या होता है कि द्रव्य ठोस में परिणत होता है, कि इसका मतलब है कि यहाँ पे द्रव्य से ऊष्मा बाहर निकाला जाता है, द्रव्य से ऊष्मा बाहर निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है कि नहीं, निकाला जाता है, द्रव्य से ऊष्मा बाहर निकाला जाता है, तब ये ठोस में बदलता है। इस बात को समझिएगा। क्वथनांक क्या होता है बच्चों, है कि नहीं, क्वथनांक की घटना क्या होती है कि द्रव्य को ऊष्मा दी जाती है कि नहीं, द्रव्य को ऊष्मा देने पर, है कि नहीं, द्रव्य को ऊष्मा देने पर तब ये उबलता है कि नहीं, द्रव्य को ऊष्मा देते हैं तो ये बॉयल करता है। समझ में आ रहा है। अब देखिए द्रवीकरणांक क्या होता है। द्रवीकरणांक में कौन सी घटनाएं होती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आप वाष्प जो आप देख रहे हैं, कि भाप जो देख रहे हैं, कि वाष्प से ऊष्मा बाहर निकाली जाती है, वाष्प से ऊष्मा बाहर निकाली जाती है, बाहर निकाली जाती है, तो ये किस में बदल जाता है ना, ये द्रव्य में परिणत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए किसमें ऊष्मा दी जाती है, किसमें ऊष्मा बाहर निकाली जाती है, ये सारी बातें। द्रव्यनांक में क्या होता है कि ठोस को जब ऊष्मा देते हैं तो ये द्रव्य में परिणत हो जाता है। जमनांक क्या होता है कि द्रव्य से ऊष्मा को, फ्रीज में आप पानी को रख देते हैं और उससे ऊष्मा जो होती है बाहर निकलती है और अंततः वो क्या होता है कि बर्फ अर्थात ठोस में परिणत हो जाता है। क्वथनांक क्या होता है, जब आप लोग किसी द्रव्य को, है कि नहीं, गर्म करते हैं, चूल्हा में चढ़ा देते हैं या गैस में चढ़ा देते हैं उसको, तो वो क्या होती है कि वो ऊष्मा प्राप्त करती है और अंततः क्या होती है, वो उबलना शुरू हो जाती है। अब देखिए द्रवीकरणांक क्या होता है, आप लोग यहाँ जनरली देखते होंगे कि पानी, नदियाँ में सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो पानी भाप में बदल जाती है और वो भाप धीरे धीरे है ना पृथ्वी की सतह से जब ऊपर उठती है तो ऊपर उठने के क्रम में क्या होता है कि उसका टेम्परेचर धीरे धीरे घटता जाता है। तो टेम्परेचर का घटना मतलब क्या होता है कि भाप से ऊष्मा का बाहर निकलना और अंततः वो द्रव्य में बदल जाता है। तो इतनी तरह की बातें यहाँ पर होती है बच्चों, है ना। तो आप इतनी बातें यदि समझते हैं तब आपको गुप्त ऊष्मा समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग अब गुप्त ऊष्मा के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर गुप्त ऊष्मा क्या होता है, बाद में इसका मैं डेफिनेशन भी आप लोगों को लिखूंगा। गुप्त ऊष्मा, देखिए गुप्त ऊष्मा को हम लोग कैसे समझने का प्रयास करेंगे। गुप्त ऊष्मा देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा कि देखिए कि जब हम लोग किसी ठोस को हम लोग ऊष्मा देते हैं बच्चों, है ना, जब हम लोग किसी ठोस को गर्म करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये एक ठोस है कि नहीं, जब इस ठोस को हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा कि जब इसमें हम लोग ऊष्मा देंगे तो इस ठोस का ताप बढ़ता है कि नहीं, इस ठोस का ताप बढ़ता है। बात को समझिएगा, एकदम यहाँ ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि जब हम लोग किसी ठोस को जब हम लोग ऊष्मा देंगे तो इस ठोस का पहले क्या होगा, ताप बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। और ये कब तक इंक्रीज़ करेगा, है कि नहीं, और है कि नहीं, और ये ताप बढ़ता जाता है और ये ताप तब तक बढ़ता जाता है कि जब तक ये जो होती है द्रव्यनांक तक ना पहुंच जाए। कब तक ना पहुंच जाए, द्रव्यनांक तक ये ताप ना पहुंच जाए। देखिए जब उसका तापमान द्रव्यनांक तक जब पहुंच जाता है ना, तो इस ठोस का ताप कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, ताप उसका नियत हो जाता है कि नहीं, ताप क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। आप समझ में आ गया, शुरू से फिर समझिए कि जब हम किसी ठोस को जब ऊष्मा देंगे तब उसका ताप बढ़ना शुरू हो जाता है कि नहीं, और ताप बढ़ते बढ़ते जब ये ताप जब इस ठोस के द्रव्यनांक तक पहुंच जाता है तब क्या हो जाता है कि ठोस का ताप नियत हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है कि नहीं, कांस्टेंट हो जाएगा। अब जितनी ऊष्मा इसको दी जा रही है, अब ठोस को जितनी ही ऊष्मा दी जा रही है, इसी वो नियत ताप पर क्या करेगा, द्रव्य में परिणत होगा, द्रव्य में परिणत होगा, द्रव्य में परिणत होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अवस्था परिवर्तन कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन मतलब ठोस से वो द्रव्य में बदलना, उसका अवस्था क्या हो गया, बदल गया। बात समझ में आ गया, है ना। तो यहाँ पर एक बात देखिए कि जब भी कोई भी पदार्थ जब अवस्था में परिवर्तन करता है तो वो याद रखिएगा कि वो नियत ताप पर ही करता है कि नहीं। तो नियत ताप पर जितनी ऊष्मा दी गई उतनी ही ऊष्मा के परिमाण को हम लोग गुप्त ऊष्मा कहा जाता है।
बात समझ में आ गया बच्चों, हम लोग क्या कहें गुप्त उष्मा, है कि नहीं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर फिर से समझने का प्रयास करिए, ये थोड़ा सा कठिन है इसको समझना, है कि नहीं। जब मान लीजिए कि किसी ठोस को जब हम लोग गर्म करते हैं, तो जब उष्मा दे रहे हैं ठोस को, तो धीरे धीरे उसका ताप क्या होता है, बढ़ता जाता है कि नहीं। और जब बढ़ते बढ़ते जब ये तापमान जब ठोस के द्रव्यनांक तक पहुँच जाता है, तब ये उसका ताप जो होता है, उष्मा नहीं बोल रहे हैं, ताप बढ़ना कांस्टेंट हो जाता है, ताप नियत हो जाता है उसका। अब जो उष्मा दे रहे हैं, अब ये इसका तापमान में वृद्धि नहीं करेगा। अब क्या करेगा, जो भी तापमान आप उसको उष्मा देंगे, वह उष्मा अब इस ठोस को द्रव्य में परिणत करने के लिए खर्च हो जाती है। तो जितनी उष्मा नियत ताप पर ठोस को द्रव्य में बदलने के लिए जरूरत होती है या आवश्यक होती है, उसी उष्मा को उस ठोस का गुप्त उष्मा कहा जाता है। तो ये जितनी बातें मैंने कहा है वो सबको लिख देता हूं ताकि आपको अच्छा से समझ में आएगा। देखिए जब किसी ठोस को, देखिए जब किसी ठोस को, है कि नहीं, जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है, जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है कि नहीं, गर्म किया जाता है, अर्थात उष्मा दी जाती है, अर्थात उष्मा दी जाती है। जब किसी ठोस को उष्मा दी जाती है तो ठोस का क्या होता है, तो ठोस का ताप, है कि नहीं, ठोस का ताप बढ़ता जाता है ना, ठोस का ताप बढ़ता जाता है, ठोस का ताप क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और अनंत है ना, और अनंता, या देखिए या ताप, जब यह ताप अनंता, या ताप द्रव्यनांक तक पहुंच जाती है, द्रव्यनांक तक पहुंच जाती है, जब यह, है ना, ताप द्रव्यनांक तक पहुंच जाती है तो ताप बढ़ना बंद हो जाता है, तो ताप बढ़ना बंद हो जाता है, ताप बढ़ना बंद हो जाता है, अर्थात ठोस का ताप नियत हो जाता है। क्या बोले हम लोग, अर्थात ठोस का ताप नियत हो जाता है, ठोस का ताप नियत हो जाता है, ठोस का ताप क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। अब दी गई उष्मा, अब दी गई उष्मा ठोस को, है ना, ठोस का, है ना, ठोस को कह सकते हैं द्रव्य में बदलता है, द्रव्य में परिणत करने के लिए खर्च होता है ना, ठोस को द्रव्य में परिणत करने के लिए खर्च होता है, बात समझें। तो हमने क्या कहा कि नियत ताप पर, हमने क्या कहा, तो नियत ताप पर, देखिए नियत ताप पर, है ना, तो नियत ताप पर ठोस को, नियत ताप पर ठोस को द्रव्य में, नियत ताप पर ठोस को द्रव्य में बदलने के लिए दी गई उष्मा का परिमाण, दी गई उष्मा का परिमाण उस ठोस का क्या कहलाता है कि नहीं, उस ठोस का गुप्त उष्मा कहलाता है कि नहीं, गुप्त उष्मा कहलाता है, गुप्त उष्मा कहलाता है। ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक और उदाहरण लेते हैं आप लोग, है कि नहीं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक द्रव्य है कि नहीं, इस द्रव्य यहाँ पर एक पात्र में रखा हुआ एक द्रव्य है बच्चों, है कि नहीं, यहाँ एक द्रव्य है और मेरे पास एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि जिससे हम इससे इसका टेम्परेचर क्या कहते हैं, हीट को हम लोग इससे इसका बाहर निकालते हैं। यहाँ से मान लेते हैं कि इसका हीट को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। क्या निकाल रहे हैं, उष्मा को बाहर निकाल रहे हैं। जैसे फ्रीज क्या करता है, किसी भी वस्तु से उष्मा को बाहर निकाल देता है, उसी तरह मेरे पास भी एक सिस्टम लगा हुआ है जिससे हम क्या करते हैं, द्रव्य से उष्मा को बाहर निकालते हैं। तो द्रव्य से जब आप उष्मा को बाहर निकालिएगा तो इस द्रव्य का धीरे धीरे ताप क्या होता है, घटता जाता है कि नहीं, ताप इसका घटता जाता है। और ये ताप कब तक घटेगा, कि जब तक, है कि नहीं, जब तक यह ताप उस द्रव्य के जमनांक तक ना पहुंच जाए। बात समझें, जमनांक तक जब पहुंच जाता है तब इस द्रव्य का ताप जो होता है नियत हो जाता है। क्या हो जाता है, ताप नियत हो जाता है। अब इसका ताप ज़्यादा नहीं घटेगा। अब क्या करते हैं, फिर भी तो उष्मा बाहर निकल रही है, फ्रीज तो होती है कंटिन्यू से उष्मा बाहर निकाल रही है, तो अब उष्मा जो बाहर निकलेगी वह निकाली गई उष्मा अब इस द्रव्य को
ठोस में बदलने का काम करेगी। किस में बदल जाएगी? ठोस में बदल जाएगी, ठोस में परिणत हो जाएगी, ठोस में परिणत होगा, है कि नहीं। या फिर इसको कह सकते हैं कि ठोस है ना, द्रव्य का अवस्था परिवर्तन होगा। हमने क्या कहा कि द्रव्य का अवस्था परिवर्तन हो जाएगा, मतलब वो द्रव्य से ठोस में बदल जाएगा। तो ये बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आता तो फिर से समझते हैं कि यहाँ एक द्रव्य है जिससे हम लोग ऊष्मा को बाहर निकाल रहे हैं। तो ऊष्मा को बाहर निकालेंगे तो धीरे धीरे इसका क्या होगा? ताप घटता जाएगा। और ये ताप कब तक घटेगा? जब तक कि घट करके इस द्रव्य के जमनांक तक ना पहुँच जाए। जैसे ही यह ताप द्रव्य जमनांक तक पहुँचता है तो वह उसका ताप कांस्टेंट हो जाएगा। अब ज़्यादा ताप नहीं घटेगा, कितना भी ऊष्मा उससे बाहर निकाल लीजिए, लेकिन अब ताप नहीं घटेगा। लेकिन फिर भी ऊष्मा बाहर निकाल रहे हैं, नियत ताप पहुंच गया, फिर भी उसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है। तो ये जो ऊष्मा बाहर निकल रही है वह ऊष्मा इस द्रव्य को ठोस में बदलने के लिए आवश्यक होगा, है कि नहीं। अर्थात यह क्या करेगा? द्रव्य ठोस में बदल जाएगी। तो जितनी ऊष्मा बाहर निकली, अर्थात नियत ताप पर जो ऊष्मा बाहर निकली, जिससे क्या हो गया कि द्रव्य अपनी अवस्था परिवर्तन करता है, तो उस नियत ऊष्मा को हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो इसके बारे में भी मैं लिख देता हूं बच्चों, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए, जब किसी द्रव्य को, है ना, जब द्रव्य को ठंडा किया जाता है कि नहीं, जब द्रव्य को ठंडा किया जाता है, जब द्रव्य को ठंडा किया जाता है, अर्थात, है कि नहीं, अर्थात द्रव्य से, है कि नहीं, अर्थात द्रव्य से ऊष्मा बाहर निकाली जाती है, अर्थात द्रव्य से ऊष्मा बाहर निकाली जाती है, द्रव्य से ऊष्मा बाहर निकाली जाती है, तो द्रव्य का ताप, है कि नहीं, तो द्रव्य का ताप क्या होता है? घटता है। द्रव्य का ताप घटता है और तब तक घटता है कि नहीं, और तब तक घटता है, तब तक घटता है जब तक, है कि नहीं, जब तक या ताप उस द्रव्य के, जब तक या ताप उस द्रव्य के जमनांक तक ना पहुंच जाए, जमनांक तक ना पहुंच जाए, है कि नहीं, जमनांक तक ना पहुंच जाए, जमनांक तक ना पहुंच जाए। तो जमनांक तक पहुंचने के बाद देखिए, है कि नहीं, जमनांक पर, देखिए जमनांक पर द्रव्य का ताप, है कि नहीं, जमनांक पर द्रव्य का ताप नियत हो जाता है ना, नियत हो जाता है। जमनांक पर द्रव्य का ताप नियत हो जाता है कि नहीं। और ऊष्मा देने पर यहाँ पे, या और ऊष्मा निकालने पर, और ऊष्मा निकालने पर ताप नहीं घटता है, ताप नहीं घटता है। और ऊष्मा निकालने पर ताप नहीं घटता है। और ऊष्मा यदि निकालेंगे तो ताप में परिवर्तन नहीं होगा, ताप नहीं घटेगा, ताप नहीं घटता है कि नहीं। अब क्या करेंगे? देखिए, सिर्फ क्या हो जाता है? सिर्फ ऊष्मा निकालने पर, सिर्फ ऊष्मा निकालने पर, सिर्फ ऊष्मा निकालने पर द्रव्य ठोस में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है, ठोस द्रव्य में बदल जाता है। ठोस जो होता है वो द्रव्य में परिवर्तित हो जाती है, द्रव्य में बदल जाती है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए, नियत ताप पर, तो हमने क्या कहा कि नियत ताप पर, बात को समझिए कि नियत ताप पर, है कि नहीं, नियत ताप पर द्रव्य से, है ना, देखिए, निकाला गया ऊष्मा का परिमाण, द्रव्य, नियत ताप पर द्रव्य से निकाला गया ऊष्मा का परिमाण, देखिए ऊष्मा का परिमाण, ऊष्मा का परिमाण, जिससे, है कि नहीं, जिससे द्रव्य ठोस में बदल जाता है, जिससे द्रव्य क्या होता है? ठोस में बदल जाता है, जिससे द्रव्य ठोस में बदल जाता है, जिससे द्रव्य ठोस में बदल जाता है। तो उस ऊष्मा का परिमाण या निकाला गया ऊष्मा का परिमाण, इसी तरह लिख देते हैं। तो निकाला गया ऊष्मा का परिमाण, निकाला गया ऊष्मा की मात्रा या परिमाण उस द्रव्य का, है कि नहीं, उस द्रव्य का गुप्त ऊष्मा कहलाता है। निकाला गया ऊष्मा का परिमाण उस द्रव्य का गुप्त ऊष्मा कहलाता है। बात समझ में आ गया बच्चों?
है कि नहीं। तो आप लोगों को लगता है कि अब इससे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्वथनांक में द्रव्य की गुप्त ऊष्मा कैसे होती है। कि क्वथनांक में क्या होता है कि जब हम लोग किसी वस्तु को हम लोग जब गर्म करते हैं, है ना, तो गर्म करते 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 जब द्रव्य या पानी का तापमान जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पहुंच जाता है कि नहीं, तो अब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, है कि नहीं। अब उसका तापमान क्या हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के कांस्टेंट हो गया। अब आप जितना भी उष्मा उसमें द्रव्य में दीजिएगा, वो सारी उष्मा क्या होती है, द्रव्य को भाप में बदलने के लिए, है कि नहीं, क्या होता है, अब खर्च हो जाती है। तो इसी प्रक्रिया को, क्योंकि यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पहुंच गया, तो अब क्या होती है कि द्रव्य का तापमान में वृद्धि नहीं हो रहा है, अर्थात द्रव्य का तापमान कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट तापमान पर आप जितना भी हीट दीजिएगा, अब सब द्रव्य को भाप में बदलने के लिए खर्च हो जाएगी। तो भाप में द्रव्य को नियत ताप पर भाप में बदलने के लिए जो ऊष्मा दी जा रही है, उसी ऊष्मा को हम लोग क्या कहते हैं कि ना, द्रव्य का, है कि नहीं, गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। इसको क्वथनांक के दृष्टिकोण से कहते हैं। अब द्रवीकरणांक का भी आप लोग समझ सकते हैं अपने से भी, है ना। इसको आप लोग सोच के आप लोग, है ना, गुप्त ऊष्मा को समझ सकते हैं कि भाप से अब ऊष्मा को बाहर निकालेंगे तो एक ऐसी स्थिति आती है कि जब क्या होता है कि वो तापमान जो होती है घटते जाती है, धीरे धीरे भाप का तापमान घटता जाता है, एक ऐसी स्थिति आती है कि तापमान कांस्टेंट हो जाता है। अब जितना भी ऊष्मा निकालिएगा वो भाप को क्या करता है, द्रव्य में बदलने के लिए काम करता है। तो भाप का जो तापमान कांस्टेंट हुआ, अब उससे जितनी ऊष्मा को बाहर निकाल रहे हैं, तो नियत ताप पर निकाली गई ऊष्मा जिसे भाप द्रव्य में बदलता है, तो इस न्यूनतम ताप में क्या होता है, ऊष्मा को हम लोग क्या कहते हैं, उस भाप का गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गुप्त ऊष्मा किसको कहते हैं। चलिए अब हम लोग इसका एक जनरल डिफिनेशन हम लोग देते हैं कि गुप्त ऊष्मा किसको कहा जाता है। इसका जनरल डिफिनेशन हम लोग देंगे। देखिए यहाँ पर विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, इसको परिभाषा हम लोग देंगे। विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा किसको कहा जाता है, जिसको हम लोग स्पेसिफिक लेटेंट हीट भी हम लोग कहते हैं। बात वही चीज़ है बच्चों। अब यहाँ पर बात को समझिएगा कि निश्चित ताप पर किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान, है कि नहीं, द्वारा अवस्था परिवर्तन के लिए दिया गया ऊष्मा या निकाला गया ऊष्मा के परिमाण को विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। हम लोग क्या समझे, आपको इसको जो हमने बोला उसी को लिख करके यहाँ पर देते हैं। देखिए नियत ताप पर, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, नियत ताप पर, है कि नहीं, एकांक द्रव्यमान, नियत ताप पर एकांक द्रव्यमान, है कि नहीं, एकांक द्रव्यमान द्वारा, नियत ताप पर एकांक द्रव्यमान द्वारा अवस्था परिवर्तन के लिए, है कि नहीं, अवस्था परिवर्तन के लिए, अवस्था परिवर्तन के लिए, है कि नियत ताप पर एकांक द्रव्यमान द्वारा अवस्था परिवर्तन के लिए, है कि नहीं, ग्रहण की गई, अवशोषित की गई, ग्रहण की गई, ग्रहण की गई या, है ना, त्याग की गई, ग्रहण की गई या त्याग की गई ऊष्मा का मात्रा, है कि नहीं, ऊष्मा की मात्रा या परिमाण को, ऊष्मा के परिमाण को विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। हम लोग क्या कहते हैं उसको, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहते हैं, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नियत ताप पर एकांक द्रव्यमान द्वारा अवस्था परिवर्तन के लिए ग्रहण की गई या त्याग की गई ऊष्मा की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहते हैं। स्पेसिफिक लेटेंट हीट कहा जाता है उसको। तो विशिष्ट गुप्त ऊष्मा इज इक्वल टू क्या होता है, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का मात्रक। पहले यहाँ पर ये सब चीज़ सारी बातों को हम लोग लिखेंगे, या विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का पहले सूत्र दे देते हैं, है कि नहीं। विशिष्ट गुप्त ऊष्मा इज इक्वल टू जो होता है बच्चों, वो क्या होता है कि नहीं, ऊष्मा की मात्रा, यहाँ पे लिखेंगे ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा की मात्रा बटा द्रव्यमान, मतलब पदार्थ का द्रव्यमान जो होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, है कि नहीं, इसका मात्रक एसआई मात्रक पद्धति में, इसका मात्रक एसआई मात्रक पद्धति में ऊष्मा का मात्रक जूल होता है और द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है। तो इसका मतलब है कि विशिष्ट ऊष्मा का, है ना, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का मात्रक हो गया जूल प्रति किलोग्राम हो गया। अब वहीं पर आप लोग सीजीएस सिस्टम में भी इसका मात्रक दे सकते हैं। तो सीजीएस सिस्टम में ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, क्या होता है, कैलोरी होता है, और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है। तो यहाँ पे दे सकते हैं कैलोरी प्रति ग्राम होता है। तो ये एसआई मात्रक पद्धति में, है ना, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति केजी होता है। सीजीएस सिस्टम में इसका मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ये बात समझ में आ गया। आप लोग बीमा भी दे सकते हैं बच्चों इसकी, है कि नहीं, बीमा। तो ये ऊष्मा जो होती है एक प्रकार की ऊर्जा होती है, इसीलिए ऊष्मा का हम लोग दे सकते हैं ml² - 2, और द्रव्यमान का तो m होता है। तो यहाँ से m और ये m कट गया,
तो इसकी जो बीमा हो गई वो L² और ये हो गया T-2 हो गया। तो ये इसकी बीमा होती है। क्लियर हो गया बात। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। देखिए गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा किसको कहा जाता है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर गलन की गुप्त ऊष्मा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कहेंगे कि नियत ताप पर, बात को समझिएगा कि नियत ताप पर है कि नहीं एकांक द्रव्यमान, नियत ताप पर एकांक द्रव्यमान है कि नहीं, एकांक द्रव्यमान का अवस्था परिवर्तन करने के लिए, एकांक द्रव्यमान का अवस्था परिवर्तन करने के लिए है कि नहीं, नियत ताप पर एकांक द्रव्यमान का अवस्था परिवर्तन करने के लिए, अवस्था परिवर्तन करने के लिए दी गई ऊष्मा का मात्रा, दी गई ऊष्मा है कि नहीं, दी गई ऊष्मा की मात्रा को, दी गई ऊष्मा की मात्रा को गलन का है ना, गलन का गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। गलन का गुप्त ऊष्मा कहते हैं, गलन का गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बात समझ में आ गया कि नियत ताप पर एकांक द्रव्यमान का अवस्था परिवर्तन करने के लिए दी गई ऊष्मा की मात्रा को गलन का गुप्त ऊष्मा हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात समझिए आप लोग कि गलन की गुप्त ऊष्मा, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि द्रव्य मतलब पानी का बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। उदाहरण हम लोग पानी का लेंगे। अब यहाँ पर एक बात को समझिएगा कि पानी को जब आप लोग क्या करते हैं है कि नहीं, बर्फ़ लेते हैं है कि नहीं, यहाँ पे गलने की क्रिया तो बर्फ़ की ही होगी है ना। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि मेरे पास एक बर्फ़ का टुकड़ा है कि नहीं, तो बर्फ़ का टुकड़ा का तापमान कितना होता है बच्चों, आप लोग पहले बताइए। 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ का तापमान तो इतना ही होता है। आप और भी ठंडा ले सकते हैं है कि नहीं, लेकिन बर्फ़ का तापमान हम लोग इतना ही जानते हैं कि बर्फ़ का तापमान, क्योंकि बर्फ़ इतने ही डिग्री सेल्सियस पर गलना शुरू होता है। जब आप इसमें ऊष्मा देंगे है कि नहीं, जब आप इसमें ऊष्मा देते हैं है कि नहीं, जब आप इसमें ऊष्मा देंगे तो ये क्या होगा, ये इसका तापमान तो अब बढ़ेगा नहीं, बर्फ़ हो गया तो इसका टेम्परेचर में वृद्धि नहीं होगा है कि नहीं। अब वो 0 डिग्री, अब क्या होगा, जितनी भी ऊष्मा देंगे वो सारा का सारा ऊष्मा इस बर्फ़ को द्रव्य में बदलने के लिए खर्च हो जाएगा है कि नहीं। तो यहाँ पर जो ऊष्मा यहाँ पर जो नष्ट हो रहा है, अब आप कहिएगा कि इस द्रव्य का तापमान भी कितना होगा, इस द्रव्य का तापमान भी 0 डिग्री सेल्सियस ही है। क्या आप यहाँ पे देखिए 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ़ है और 0 डिग्री सेल्सियस का पानी है कि नहीं। अब जितनी ऊष्मा आप इसको दिए वो ऊष्मा किस रूप में खर्च हो गया कि बर्फ़ को द्रव्य में बदलने के लिए। तो ये जो ऊष्मा यहाँ पर खर्च हो रहा है उसी ऊष्मा को हम लोग गलन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। बात समझ में आ गया, गलन की गुप्त ऊष्मा हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात को समझिएगा, इसकी परिभाषा लिखेंगे कि गलन की गुप्त ऊष्मा किसको कहते हैं, इसको लिखेंगे कि देखिए 0 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस ताप के बर्फ़ को है ना, 0 डिग्री सेल्सियस ताप के बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस ताप के है कि नहीं, ताप के द्रव्य में, ताप के द्रव्य में बदलने के लिए है कि नहीं, बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है ना, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को है कि नहीं, बर्फ़ के गलन की है कि नहीं, क्योंकि हर पदार्थ के गलन की अलग अलग ऊष्मा होती है या अलग अलग तापमान होता है। तो यहाँ पर पानी लिए हम लोग पानी के बारे में, इसीलिए यहाँ पर बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। बर्फ़ के गलन की है कि नहीं, बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं या विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, गुप्त ऊष्मा कहते हैं बच्चों। ये बात समझ में आ गया है कि नहीं। तो अब हम लोग जो है बच्चों आगे के क्लास में हम लोग जानने का, ये तो इंट्रोडक्शन क्लास था आज गुप्त ऊष्मा के विषय में, तो हम लोग आगे के क्लास में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कैलोरीमीटर द्वारा जो होती है किसी भी बर्फ़ के गलन की है ना गुप्त ऊष्मा का निर्धारण कैसे किया जाता है, और साथ में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि गलन की गुप्त ऊष्मा का आणविक कारण क्या होता है कि नहीं। यहाँ पर ये भी जानेंगे कि गलन की गुप्त ऊष्मा है कि नहीं, गलन की गुप्त ऊष्मा का आणविक कारण क्या होता है, गलन की गुप्त ऊष्मा का आणविक कारण क्या होता है, एक हो गया। उसके बाद कैलोरीमीटर द्वारा हम लोग ये सब चीज़ जानेंगे कि कैलोरीमीटर द्वारा है ना, देखिए गलन की गुप्त ऊष्मा का निर्धारण कैसे किया जाता है,
गलन के गुप्त ऊष्मा का निर्धारण, गलन के गुप्त ऊष्मा का निर्धारण किस तरह किया जाता है, गलन के गुप्त ऊष्मा का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो ये सारी बातों पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, है ना। बहुत सारा टॉपिक्स है। इसके बाद अभी यहाँ पर गलन की गुप्त ऊष्मा है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, है कि नहीं, कि द्रव्य के है ना जमने की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, द्रव्य के जमने की गुप्त ऊष्मा, उसको भी हम लोग निर्धारित करेंगे कैलोरीमीटर द्वारा कैसे करते हैं। तो धीरे धीरे हम लोगों का क्लास आगे बढ़ेगा और गुप्त ऊष्मा के संबंध में जितनी भी तरह की बातें होती है मैं सारी की सारी बातें आप लोगों को बताऊँगा बच्चों, है कि नहीं। ऐसा वीडियो आप लोगों को शायद यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, है कि नहीं। आप लोग इसको समझिए, है ना। एक टॉपिक्स को समझाने में मैं कम से कम घंटा भर का समय लेता हूं बच्चों आप लोगों को। तो यदि आप लोग इस वीडियो में नहीं समझेंगे तो समझ जाइए कि अब कहीं समझ में आप लोगों को नहीं आने वाला है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे बच्चों और समझने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात क्या है कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए कल्पना की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है कि नहीं। आप लोगों को कल्पना, इमेजिनेशन पावर भी आप लोगों का थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए कि जब आप लोग कुछ पढ़ रहे हो या कुछ सीख रहे हो तो अपने दिमाग में जो होती है उसकी कल्पना करिए, है कि नहीं, तब वो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो ठीक है बच्चों, है कि नहीं। आज मेरा वीडियो इतना ही रहेगा। नेक्स्ट दिन आप लोगों के साथ मुलाकात होगी एक नए टॉपिक्स के साथ, है कि नहीं। तब तक आप लोग हंसते रहे, खेलते रहे, मुस्कुराते रहे बच्चों और इसी प्रकार हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहे बच्चों, है कि नहीं। आज हमारे जो वीडियो को आप लोगों ने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।